हेलो बच्चों, आज हम आपको करवाएंगे खासकर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बोयड-सावर्त लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, यूनिट 3 इन फिजिक्स। देखो, बेसिकली हम क्या देखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर के जो इफेक्ट, थ्री टाइप्स के इफेक्ट हम सुनते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, जिनमें बेसिकली हम जो स्कूल लाइफ में या +1 +2 फिजिक्स में हम बात करें, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, सुनते हैं। देखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। हीटिंग इफेक्ट, देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम सुनते हैं कि व्हेनेवर करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर, उस कंडक्टर की कोई रेजिस्टेंस होती है, करंट उसमें आई पास कर रहा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई किया गया है, तो हीट प्रोड्यूस जो होती है वो कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। वो हीट प्रोड्यूस्ड यानी एनर्जी यानी वर्क डन, तो वो एच क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड है। और वो क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, I²RT, ये यानी इतनी हीट ये प्रोड्यूस करता है। इसके बेसिस पे हम ये भी कहते हैं समटाइम्स H directly proportional to square of the time, H heat produced directly proportional to resistance of conductor, or heat directly proportional to time in which the device acting, कितने समय तक आपने डिवाइस को ऑन किया, करंट उसमें पास आउट किया। तो ये इन पर हमारे पास जनरली कॉन्सेप्चुअली इफेक्ट पूछ ले जाते हैं। करंट को अगर आपने ट्वाइस किया तो हीट क्या हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाएगी। रेजिस्टेंस अगर ट्वाइस करोगे तो हीट 2 टाइम्स। टाइम अगर आपने 3 टाइम्स किया तो हीट ऑल्सो 3 टाइम्स। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके देखो एप्लीकेशंस भी हम बहुत से सुनते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन सुना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक रोड होती है, फ्यूज होता है, इनकैंडिसेंट बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक गीजर होती है। ये सब क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करने वाली डिवाइसेस इन द डेली लाइफ, ठीक है। बट ये सब हम 10th लेवल तक पढ़ चुके हैं। हमारा टारगेट है यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस करना। ओर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, उन्हीं ओर्स्टेड जो हमारे पास साइंटिस्ट है, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से ही इसको हम बताएंगे, जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का कैसे होता है। क्या उन्होंने किया, देखो उन्होंने ये किया, उन्होंने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, इन्होंने ओर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने A एंड B, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको किसी बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव, इससे इन्होंने अप्लाई कर दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। और सपोज दैट एक स्विच यहाँ पे इंसर्ट की है। अब ऐसा करने से करंट देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट, सपोज दैट आई करंट इसमें से पास आउट कर रहा है। तो क्या किया इन्होंने, ये देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी कंपास निडल के पास में इन्होंने रखा हुआ है। या हम ये देखें, ये हमारे पास क्या है, कंपास है, कंपास जिसका एक ये साउथ पोल है और ये वाला नॉर्थ पोल है, ठीक है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो क्या किया गया, ओर्स्टेड ने क्या बताया, व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड नियर बाय द कंपास, देन कंपास निडल डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगी है। और हमें पता है किसी कंपास के जो पोल्स को अट्रैक्ट रिपेल कोई मैग्नेट ही कर सकता है, ठीक है। तो हमें ऐसा फील हुआ या डिस्कस जो रिजल्ट हमने निकाला कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कोई फील्ड डेवलप हो रहा है, यानी वो फील्ड कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण कंपास का निडल डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। डायरेक्शन के लिए यहाँ पे एक रूल बताया है, स्नो रूल हम यहाँ पे देखते हैं, जो
इसमें क्या कहा गया, व्हेनेवर करंट पासिंग फ्रॉम एनी कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देखो साउथ टू नॉर्थ करंट अगर जाएगा तो जो ये आपके पास नॉर्थ पोल है कंपास का, ये डिफ्लेक्ट, देखो इस तरह से डिफ्लेक्ट ये होगा, इस तरह से डिफ्लेक्ट, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल था पहले जब स्विच ऑफ था, जैसे ही स्विच ऑन किया ये कंपास इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, नॉर्थ पोल आपका यहाँ से खिसक के यहाँ पे चला जाएगा, यानी टूवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्शन होगा। इस बात को इस रूल में कैसे बताया, व्हेनेवर करंट फ्रॉम एनी कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ओवर द कंपास निडल देन डिफ्लेक्शन विल बी इन वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारे पास इस स्नो रूल में बताई गई है। ठीक है, छोटी सी कॉमन सी बात है, बुक्स वगैरह में हमें ये मिल जाता है, हम वहाँ पे इजीली इसको देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा मेन बात है जो हमें बतानी है इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, मैग्नेटिक फील्ड को हमें फाइंड करना है, जिसको फाइंड करने के लिए एक लॉ बनाया गया है, बॉयट एंड सेवर्ट। बॉयट सेवर्ट दोनों अलग अलग साइंटिस्ट जिनका कंबाइंड इफेक्ट लॉ हमारे पास सामने आएगा, काफी इंपॉर्टेंट लॉ, एंड इसके एप्लीकेशंस जो है वो हम कोशिश करेंगे आज करने की। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम ये बॉयट सेवर्ट लॉ क्या है। यहां से हमारा ये यूनिट 3 का जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉयट सेवर्ट लॉ। देखो क्या है ये बॉयट सेवर्ट लॉ, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट है, बॉयट अलग साइंटिस्ट है, सेवर्ट अलग साइंटिस्ट है। लॉ में क्या बताया गया, देखो इस लॉ में ये कहता है, ये कहा गया है कि इफ वी हैव ए करंट कैरिंग कंडक्टर, अज्यूम दैट एक्स वाई कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट पास कर रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, एक बात जो हमें बतानी है कि बॉयट सेवर्ट लॉ किसी स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे लिमिटेशन क्या है, स्मॉल एलिमेंट, यानी एक कंप्लीट अगर वायर है तो उसका छोटा सा हिस्सा, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर हमें लेना पड़ेगा, जिसके लिए हम जिसके अराउंड किसी भी पॉइंट पे पोजीशन पे हम मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहेंगे कितना है, और स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। देखो हमने क्या इमेजिन किया, हमने इमेजिन किया सपोज दैट इज द स्मॉल एलिमेंट, दैट इज द स्मॉल एलिमेंट, यानी जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, डीएल लेंथ है, इसमें आई करंट पास कर रहा है, सपोज दैट ये यहाँ पे ये ओ पॉइंट हमने इसका माना हुआ है। ठीक है, तो ये डीएल ये स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस स्मॉल एलिमेंट से नियर बाई किसी भी पॉइंट, सपोज दैट कोई पी पॉइंट है, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पी पॉइंट पे जिसकी पोजीशन, जिसकी डिस्टेंस, यानी ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर, किस पोजीशन पे है, आर पोजीशन पे है ये पी पॉइंट, जहां पे आपको इस स्मॉल एलिमेंट के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर, तो ये हमें बताना है क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या कहा गया, बॉयट एंड सेवर्ट दो साइंटिस्ट जिनका कंक्लूजन जिन्होंने बताया, देखो डीबी, ये डीबी क्या है, डीबी इज व्हाट, डीबी वेक्टर, तो ये क्या है, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, या इसको आप फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हो, इसे हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी हम कह सकते हैं। तो ये डीबी इज व्हाट, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। आर वेक्टर क्या है, दिख रहा है, पोजीशन वेक्टर है, और ये डीएल ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, स्मॉल, ये डीएल वेक्टर स्मॉल लेंथ है। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ये दैट इज द एंगल थीटा, किसके बीच में है, डीएल ये हो गया, आर वेक्टर ये हो गया, तो थीटा भी द एंगल। अब बॉयट सेवर्ट लॉ ने क्या बताया, जो ये डीबी जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है,
इसकी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, करंट के। जितना ज्यादा इस कंडक्टर में करंट पास कर रहा होगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ही ये डी बी वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इस लेंथ डी एल लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही जो आपके पास डी बी वेक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर। और फाइनली डी बी वेक्टर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, स्क्वायर ऑफ द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, फ्रॉम द कंडक्टर एंड टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी। सो पोजीशन क्या है उसकी, आर वेक्टर या आर, तो आर का स्क्वायर। तो ये 4 पॉइंट हमारे पास है इस तरह से। इन चारों पॉइंट को जब हम कंबाइंड करते हैं तो हम क्या देखते हैं डी बी वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब सबसे बड़ी बात, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको जब आप इक्वल बनाते हो, जब आप इसको इक्वल बनाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, मान लिया के, और बाकी सारी वैल्यू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास बोल्ट्ज-सेवर्ट लॉ में ये रिजल्ट बनता है के, जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है। देखो बोल्ट्ज-सेवर्ट लॉ इज एनालोगस टू द कूलम्ब्स लॉ। जैसे हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, बोल्ट्ज-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे। वहां भी हम कूलम्ब्स लॉ में कांस्टेंट देखते थे जिसकी वैल्यू क्या होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट में आप देखोगे के की वैल्यू होगी, बट वो नहीं होगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती थी। यहां देखो के की वैल्यू क्या है। अगर आप एसआई सिस्टम की बात करो, अगर आप एसआई सिस्टम की बात करोगे तो के की वैल्यू क्या होती है, दैट वैल्यू इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। के क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। इंटू में 10 टू द पावर -7 वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हमारे पास इसकी यूनिट आती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो यहां से आप इसको देखोगे, जब आप इस के की वैल्यू को इसमें पुट करोगे, ठीक है, तो के को आपको ध्यान रखना है। अगर आप सीजीएस की बात करते हो, सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो जब आप के देखो, के की वैल्यू जब आप पुट करोगे, देखो बेसिकली यही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये इसको आप छोड़ दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये म्यू नॉट क्या है, जैसे हम वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी सुनते थे, ऐसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये जो नाम क्या है, ये है परमिएबिलिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है फॉर वैक्यूम या स्पेस, जिसकी वैल्यू हमारे पास अगर हम देखते हैं तो आ जाती है, बाकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज द वैल्यू ऑफ के। सो डी बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, फाइनली ये के की वैल्यू आप पुट करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहेगा, बाकी आपके पास आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वाइज हमारे पास ये रिजल्ट बनता है बोल्ट्ज-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, या हम कहें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो ये क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड। बट देखो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में बताना चाहो, सो हाउ कैन यू राइट। अगर वेक्टर फॉर्म में आपको बताना है, देखो अगर वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखना चाहते हो तो ये हमारे पास है डी बी वेक्टर, अगर आपको करना है तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
हम लिख रहे हैं इन वेक्टर फॉर्म, बोइड-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो वैल्यू विल बी, देखो आई कांस्टेंट है आपका, बाहर रहेगा। यहाँ देखो ये dl, ये साइन थीटा और ये हमारे पास आर स्क्वायर, ऊपर सिर्फ dl है, हमें वेक्टर चाहिए। और देखो यहाँ एक ये dl वेक्टर है और एक ये r वेक्टर है। सो हम यहाँ फाइंड करेंगे रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ dl और इन टर्म्स ऑफ r वेक्टर। ये दो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है, करंट यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, देखो dl तो वहां पे है, हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा आपका एज इट इज है, और r से डिवाइड कर दिया। r से डिवाइड करोगे तो r स्क्वायर इंटू में r, तो क्या बन जाएगा, r क्यूब बन जाएगा। ठीक है। अब देखो इस ऊपर वाली वैल्यू को आपको कैसे लिखना है, इसको लिखना है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, आई आपका करंट बाहर रहेगा। देखो ये क्या है, दैट इज व्हाट, डी एल यानी a इंटू बी इंटू साइन थीटा। देखो हमने पढ़ रखा है वेक्टर्स के प्रोडक्ट के दो रूल होते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आता है कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, और क्रॉस में आता है साइन थीटा, ए बी क्रॉस थीटा, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ ये डी एल ए वेक्टर हो गया, ये आर बी हो गया, ये साइन थीटा। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, डी एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो आई तो है ही, उस पूरी वैल्यू को हम लिखेंगे डी एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर, ऐसे आपको लिखना है, एंड डिवाइड बाई आर क्यूब। ये यानी हमारे पास डी बी वेक्टर, द वैल्यू इज म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर एंड ऑल डिवाइड बाई आर क्यूब। दैट इज द रिजल्ट इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो यहाँ ये डी एल और ये आर वेक्टर फॉर्म में है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमें मैग्नेट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स की वैल्यू के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी मिलती है, ध्यान रखें। और देखो क्रॉस में आप डायरेक्शंस के लिए पहले भी हम देख चुके हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल होता है ना। डायरेक्शन के लिए क्या होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल तो आपने सुना होगा। ठीक है। स्क्रू को जब आप घुमाते हो, ठीक है, अगर आपने देखो, अगर आप स्क्रू आपका क्लॉकवाइज रोटेट करता है, या इसे क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू की जो टिप होती है वो एडवांस करे, मूवमेंट करे जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की होती है। अब हमने देखा है, देखो जब आप ऐसे देखो, ये डी एल टू आर, डी एल इस डायरेक्शन, या आप राइट हैंड थंब रूल भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आप क्या करोगे, रोटेट करोगे, रोटेट। देखो डी एल से आर की तरफ जाएंगे, डी एल से आर की तरफ जाएंगे, यानी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो हमारा थंब कहाँ है, इनवर्ड इन डायरेक्शन है। ठीक है। लेकिन जब आप आर टू डी एल जाओगे, आर टू डी एल जाओगे, तो हम आउटवर्ड, बाहर की तरफ डायरेक्शन को शो करेंगे। लेकिन हमें यहाँ देखना है, देखो, बिकॉज जो आपके पास डी एल टू आर, जो स्क्रू जो होता है, स्क्रू राइट हैंड स्क्रू रूल, या आप इसको राइट हैंड थंब रूल से भी डायरेक्शन को निकाल सकते हो। राइट हैंड थंब रूल भी होता है फॉर द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर देखो राइट हैंड थंब रूल आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है मूवमेंट, तो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड रेडियली आउटवर्ड। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है तो इनवर्ड इन डायरेक्शन। तो यहाँ देखो हमारे पास DL टू R जब मूव करते हैं तो DB, देखो क्रॉस को हम, ये जो है ना क्रॉस, ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली इनवर्ड इन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कहीं अगर आप जैसे ऐसे ये डॉट करके ये लगाया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटवर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ये हम यहाँ देख रहे हैं इस तरह से बॉइड-सेवर्ट लॉ, जिसमें आप राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है। या देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर जैसे आपका ये DL, अगर ये DL आपका I कैप की डायरेक्शन में है, ये R वेक्टर आपका J कैप के डायरेक्शन में है,
तो ये डी बी हमारा कहाँ होगा, के कैप की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, बिकॉज हमने पढ़ रखा है आई जे के यूनिट वेक्टर्स को हम जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने बताया था। जैसे कि हम देखते हैं आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप होता है, और आई क्रॉस जे, ये तो हो ही गया हमारे पास जे क्रॉस आई, अब हो जाएगा हमारे पास आई क्रॉस के, ये क्या होता है, जे कैप होता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास होंगे और इन रूल की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो बॉयड-सैवर्ट लॉ ये है। अब लेकिन देखो बॉयड-सैवर्ट लॉ के जो हमारे पास मेन टारगेट होता है एप्लीकेशंस, ठीक है, मेन टारगेट क्या है, एप्लीकेशंस है, और जो आपके पास वेक्टर्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। दो एप्लीकेशन है, देखो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने एक वायर लिया था, अनइवन शेप का वायर हमने लिया था। अब उसी वायर को अगर आप एक स्ट्रेट वायर में या एक सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट करोगे, देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ बात करें, देखो हम यहाँ बात करें फॉर सर्कुलर कॉइल और सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की आप बात करो, देखो हमने ये कहा इमेजिन दैट वी हैव ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। सपोज दैट इसमें क्या है, आई करंट, ये आई करंट पास कर रहा है, यानी ये कॉइल क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। हम चाहेंगे इस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर पे जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, इस सेंटर पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, जिसमें करंट ये पास कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, सपोज दैट कोई छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे हम फिर से लेंगे, हम dl एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, ये हमारे पास क्या है, रेडियस r वेक्टर है, r और dl दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा होगा। छोटे से एलिमेंट के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे मिलेगा, टोटल के लिए उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यूजिंग बॉयड-सैवर्ट लॉ हम अगर यहाँ पे dB वेक्टर ये मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, और ये साइन थीटा यहाँ पे कितना होगा सर्कुलर कॉइल के लिए, देखो रेडियस जो होती है सरकमफ्रेंस पे हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और सरकमफ्रेंस हमारी क्या है, लेंथ ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और डिवाइड में क्या होगा आर स्क्वायर, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल ओवर में आर स्क्वायर, एंड दैट इज डी बी वेक्टर का स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सर्कुलर कॉइल हमें यहाँ पे पता चली। हमें टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, जब स्मॉल वैल्यू होती है तो टेकिंग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी हम देखेंगे यहाँ पे, इधर हमारे पास क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। डी बी के लिए बी वैल्यू मिलेगी, यहाँ देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई भी कॉन्स्टेंट है, ये आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, ठीक है। क्या बचा, ओनली डी एल, ठीक है। dl का आप ये इंटीग्रेशन करोगे। अब ये dl क्या है, देखो dl क्या है, छोटी सी लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल, और देखो छोटी छोटी लेंथ को आप जब इंटीग्रेट करोगे, एड अप करोगे तो क्या बनेगी, सरकमफ्रेंस बनेगी। स्मॉल लेंथ का इंटीग्रेशन क्या होता है, टोटल लेंथ, और यहाँ पे टोटल लेंथ क्या है, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। तो यहाँ जो ये वैल्यू है, दैट कंप्लीट वैल्यू विल बी सरकमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r। ये वैल्यू पुट करो तो हमारे पास b
B will be mu naught upon 4 pi I upon r square and finally 2 pi r। एक r से एक r यहाँ पे घट जाएगा। हमारे पास B मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, रिजल्ट विल बी mu naught upon 4 pi I as it is divided by r as it is and 2 pi that will be the angle। ठीक है, जब आपके पास कंप्लीट सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे इस कॉइल के कारण कितना एंगल बन रहा है, 2 पाई एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 2 पाई। ठीक है, तो ये 2 पाई यहाँ पे रहने दो। ये एंगल आपका देखो, अगर किसी जैसे, चलो अभी देखते हैं इसको। एक तो ये है, इस एंगल को आप कोई भी मतलब एंगल, सपोज दैट अल्फा, इस एंगल को अगर हम अल्फा मान लेते हैं तो B इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये आपका I अपॉन R। इस एंगल को हमने क्या अज्यूम कर लिया, अल्फा कोई एंगल हमने इसको अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये कब वैलिड होगा, ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब हमारे पास कंप्लीट सर्कल नहीं दिया हुआ, सर्कल का कोई सेगमेंट हो। ठीक है, देखो जैसे हमसे कहा भाई ये कोई आर्क दी हुई है, अब इस आर्क के लिए आप फाइंड करो कि क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये कंप्लीट सर्कल तो है नहीं, इसका सेंटर हमने अज्यूम किया यहाँ पे है, तो इसका ये वाला पार्ट इधर हो गया, ये वाला पार्ट इधर हो गया, ऐसे। तो ये क्या है, दैट इज आर्क। तो है तो ये कंप्लीट सर्कल का पार्ट ही, पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेगमेंट होता है, तो ये कितना एंगल बना रहा होगा, दैट एंगल विल बी अल्फा। ठीक है, इसको हमने क्या नाम माना है, अल्फा माना है। तो अल्फा अगर आप एंगल फाइंड कर लेते हो, वैल्यू पुट कर लेते हो, सॉल्व करोगे, तो उस आर्क के लिए हमारे पास वहां पे रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हो, सर्कल में आप 2 पाई को एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो ये तो है 4 सेगमेंट, ये किसके लिए है, सेगमेंट ऑफ सर्कल, इसके लिए आप यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट करोगे। अब देखो यहाँ से अगर आपके पास B इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन R और ये 2 पाई है, अगर आप 2 पाई से ये कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो B विल बी म्यू नोट I अपॉन ट्वाइस ऑफ R। ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब भी आपके पास कभी कोई सर्कुलर कॉइल हो, सेंटर पे अगर आप फाइंड कर रहे हो वैल्यू, सो म्यू नोट इंटू I अपॉन ट्वाइस ऑफ R। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट होगा। अब देखो सर्कुलर कॉइल में डायरेक्शन के लिए भी देखो आप राइट हैंड थंब रूल को ही देख सकते हो, इसमें क्या होता है, कैसे, देखो थंब हमें देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो डायरेक्शन, जैसे हमने ये कहा भाई ये हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है, ये हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है, अगर कहा जैसे ये जो है ना हमारे पास इस तरह से करंट, कॉइल में करंट कैसा है, करंट आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो राइट हैंड थंब रूल से देखना है आपको। फिंगर ग्रिप क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, और अंगूठा हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये इस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, आउटवर्ड, यानी डॉट से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। अगर क्लॉकवाइज करंट होता है, क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन ऐसे है, तो आपका इनवर्ड इन डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, इनवर्ड इन द डायरेक्शन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम करेंगे इनकमिंग टॉपिक के अंदर। फिलहाल हम यहाँ जो हमने बताया वर्ड से वर्ड लॉ क्या है, और सर्कुलर कॉइल के लिए हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। आर्क या कोई सेगमेंट हो तो हम ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स भी हो सकती है, उनको भी आपको देखना है, रिजल्टेंट आप वहां पे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने कहा भाई हमारे पास एक ये कॉइल ऐसे है, दूसरी कॉइल ये ऐसे है, दोनों कैसी है, कंसेंट्रिक कॉइल है। ठीक है, एक में दोनों ने कहा सेम मैग्नेटिक फील्ड सेम करंट है, इसके अंदर भी I करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर भी I करंट फ्लो कर रहा है, दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है, और दोनों की रेडियस भी सेम है।
तो कहता है बताओ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। कैसे करोगे? देखो, जब दो कॉइल्स, एक कैसी है हॉरिजॉन्टल कॉइल है, एक कैसी है वर्टिकल कॉइल है, तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा वो भी कैसे आ रहा होगा? एक कॉइल का तो एक्स के लॉन्ग आएगा, एक आएगा वाई के लॉन्ग। दो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे होंगे सेम, इसका भी बी और इसका भी बी। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, रिजल्टेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा यहाँ पे 90 है, कोस 90 0, ये सारी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो जाएगी। ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, b और b। तो आपके पास रिजल्टेंट यानी बी नेट क्या आएगा? रूट ऑफ, आप कहो भाई b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। जब दोनों बराबर हैं तो आपके पास ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, सारे का रूट, तो आपका b का स्क्वायर का रूट कट जाएगा, तो b रूट 2, या हम कहें रूट 2 टाइम्स ऑफ b। इस तरह से भी आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेराइटीज, नंबर ऑफ मेथड्स, वेक्टर्स के जो रूल्स हैं वो आपको यहाँ पे खासकर पता होने चाहिए। आपके पास जो डबल या ट्रिपल या नंबर ऑफ कॉइल्स किसी भी तरह से अरेंज की गई हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करना पड़ सकता है। ठीक है।